मुझे मना करेगी? चल दारू दे। सर करा। हाँ तू बोल, दारू देगी कि नहीं देगी? सर ड्रिंक्स खत्म हो चुकी हैं सर। बोल, देगी कि नहीं देगी? तारीख 12 नवंबर 2002, मौकाए वारदात दिल्ली का मशहूर पॉश इलाका, जहां सिर्फ नामी गिरामी वीवीआईपीज़ का आना जाना होता है। कसूरवार पवन कुमार, एक ताकतवर और भ्रष्ट नेता का दबंग बेटा। जुर्म का शिकार 22 साल की मोनिका अवस्थी, एक आम दिल्ली वासी, जिसका कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना था कि उसने पवन की मनमानी को स्वीकार ना किया, उसे सिर्फ एक ड्रिंक देने से मना कर दिया। मोनिका को भरी पार्टी में गोली लगते एक आम दिल्ली वासी के ऊपर इस घोर अन्याय को होते सरेआम 250 लोगों ने देखा। पर पवन और उसके पिता की ताकत के सामने क्या इनमें से कोई एक भी सच बोल पाएगा? कानून के हाथ भले ही लंबे हो, पर क्या वो झूठ के शिकंजे से सच को आजाद करवा पाएगा? क्या मोनिका अवस्थी को इंसाफ मिल पाएगा? Wow, Dee, you're looking gorgeous, like always. थैंक यू। पार्टी में जा रहे हो? पार्टी में तो जा रही हूँ, पर ज्यादा देर गॉर्जियस नहीं लगने वाली। बारटेंड करने जा रही हूँ। एंड हियर इज माय यूनिफॉर्म। लेकिन पार्टी में जाकर बारटेंडिंग करना कुछ अजीब नहीं लगता है? इसमें अजीब क्या है? कितने लोग करते हैं। और वैसे भी ये कोई ऐसी वैसी पार्टी थोड़ी है, अनीता की पार्टी है। एंड यू नो उसकी पार्टीज कैसे होती हैं। ऐसे लगता है शहर के सारे बड़े लोगों को घर से बाहर निकाल दिया और वहीं पर इकट्ठा कर दिया। I know, लेकिन फिर भी it's weird ना? कम ऑन, कुछ घंटे काम करने के लिए 10,000 मिलेंगे और ऊपर से इतनी अच्छी पार्टी भी देखने को मिलेगी। कोई पागल ही होगा जो ऐसे ऑफर को मना करेगा, और मैं वो पागल नहीं। और वैसे भी मैं अनीता को मना नहीं कर सकती। लेकिन अपनी बहन को बोर होने के लिए अकेला छोड़कर जा सकती हो। हाँ, तू तो जैसे मुझे सारी पार्टीज में साथ में लेकर जाती है। कितना मजा आया था ना हमें रोशनी की पार्टी में, जब तू मुझे अपने साथ लेकर गई थी। दी, अब आप उसी बात को लेकर बैठी रहोगी क्या? ले चलो ना मुझे अपने साथ पार्टी में, मैं भी ड्रिंक सर्व करूंगी। नहीं, तू यही रह। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मैंने पापा से कह दिया है, तू प्लीज मम्मी को संभाल लेना। वैसे भी तू अकेली बैठी बैठी बोर हो जाती है, कुछ काम तो मिलेगा तुझे करने को। See you. दी, ड्रिंक सिर्फ सर्व करना, पीना मत। Very funny. हाय, थैंक्स बेब्स, थैंक यू सो मच। लास्ट मोमेंट सब कुछ अरेंज करने के लिए। प्लीज अनीता बुलाए और मोनिका ना आए, ऐसा हो सकता है कभी? Oh my God, you look so beautiful. Thank you, you too. Oh, come on. अरे तुम दोनों तो खूबसूरत लग ही रहे हो, लेकिन मेरे बारे में कोई बताएगा प्लीज? थोड़ा चेंज, तुम भी आज ज्यादा बुरे नहीं लगते। कम ऑन यार, हेल्प मी, मैं अकेले ही बार अटेंड करूंगा क्या? चलो जल्दी आओ। का ही फोन आज फिर लेट आएगी। मम्मा का गुस्सा मुझे ही संभालना पड़ता। हाँ दी। हेलो रचना जी, कौन? मैं गीता बोल रही हूँ, अनीता की मॉम। बेटा मोनिका को गोली लग गई और उसकी हालत बहुत सीरियस है। हम लोग उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तुम जल्दी से अपने मम्मी पापा को लेकर वहाँ हॉस्पिटल पहुँचो, जल्दी से। मम्मा! मम्मा! गीता आंटी। मोनिका, क्या उसे क्या? कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए ले गए। ऑपरेशन? मधु संभालो अपने आप को, उसे कुछ नहीं होगा। मोनिका को कुछ नहीं होगा। संभाल।
आंखें बंद कर कर भी मैं उसे पहचान लूंगा। मेरी आंखों के सामने उसने मोनिका पे गोली चला दी सर। उसने बेज कलर की जैकेट और डार्क शर्ट पहना हुआ था। पूरी तरह से नशे में चूर था सर। डॉक्टर साहब क्या आई एम सॉरी। क्या मतलब? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन मैं बचा नहीं पाया। आप लोग उन्हें देख सकते हैं। मर गया। सर वो 4 बंदे थे और जिस बंदे ने गोली चलाई उसने क्रीम कलर का जैकेट पहन रखा था और सर दिखने में चाल ढाल से किसी बड़े घराने के लड़के लग रहे हैं। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आगे भेज दी है और जैसे ही लैब की रिपोर्ट आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है तुम। ओके, थैंक यू। जवान सर ये गाड़ी किसकी है? सर पता नहीं, सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी लेके जा चुके हैं सर। मैनेजर को पूछा था? पूछा सर, उसको कुछ नहीं पता। हो सकता उनकी हो, हड़बड़ी में भूल गए। जवान सर। चाबी वाले को बुलवाओ, इसका लॉक खुलवाओ। जी सर। अरे कुछ मिला क्या? सर देख रहा हूँ सर। सर ये गाड़ी के पेपर्स मिले हैं और एक ड्राइविंग लाइसेंस मिला है सर। पवन कुमार। ये वीरेंद्र कुमार का बेटा है सर। वीरेंद्र कुमार कौन? यहाँ के बहुत बड़े नेता हैं सर। राजस्थान में हैंडलूम की फैक्ट्री भी है उनकी बहुत बड़ी। बहुत पावरफुल लोग हैं सर। सर सर ये लाइव बुलेट मिली है, ये देखिए। राइट मार, ऊपर कर। ये देखिए। .22 कैलिबर। बाहर काउंटर के पीछे मिली थी वो भी सेम। मुझे मना कर रही थी साली, पवन कुमार को मना कर रही थी, वो भी एक ड्रिंक के लिए। साली 2 कौड़ी की लौंडिया। छोड़ बे अब क्या उस बात को तू गले में लटका के रखेगा? हैं? अच्छा हुआ जो तूने उसकी औकात दिखा दी। लेकिन वो 2 गोली थी, 2। अब यार वो वेस्ट हो गई यार। सही है भाई, सही है। लेकिन भाई पूरी तरह से वेस्ट नहीं हुई। तू उस क्लब की दीवार पर एक मोहर लगा के आए, मोहर कि जो भी तुझसे पंगा लेगा ना उसकी तो दिश गया हूं। यार तुम लोग पागल हो गए क्या? वो साली मर गई तो मर जाने दे, तुझे क्या लेने देना? तुम बैठ। और भाई जो बारटेंडर शराब सर्व नहीं कर सकता है ना, उसका तो मर जाना ही ठीक है। बेकार है उसकी लाइफ। अबे तू क्यों नहीं हंस रहा है? अरे यार तुम हंसो मत यार, बहुत बड़ी गलती हो गई यार। वहां से जल्दी निकलने के चक्कर में हम सब मेरी गाड़ी में आ गए और इसकी गाड़ी वहीं रह गई। अब हम नहीं बचेंगे यार। मेरा बाप नेता, इसका बाप तो उससे भी बड़ा नेता। हमें तो कोई टच भी नहीं कर पाएगा। तेरा क्या होगा कालिया? यकीन नहीं होता ना, पर यही घिनौना सच है। पवन और उसके दोस्तों के लिए मोनिका की जिंदगी की अहमियत उस ड्रिंक से ज्यादा नहीं थी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार साल 2007 में दिल्ली में 495 मर्डर्स किए गए, यानी कि हर 1 लाख की आबादी में लगभग 3 लोगों की हत्या की गई। ये आंकड़े भारत के सभी शहरों की तुलना में सबसे अधिक थे। इन कातिलों में बिना लगाम के घूमने वाले नवाबजादे और ताकत के ठेकेदारों की बहुत बड़ी संख्या थी। जहां एक तरफ पवन जैसे अमीरजादों का आतंक चरम सीमा पर पहुंच चुका था, वहीं दूसरी ओर इंस्पेक्टर श्रीवास्तव जैसे ईमानदार अफसर दिल्ली की इस छवि को बदलने में तत्पर थे। उनकी तहकीकात जारी थी। पार्टी की होस्ट गीता से उन्होंने स्टेटमेंट लेनी शुरू की।
उनका मकसद सिर्फ एक था, ये जानना कि आखिर मोनिका पर गोली किसने चलाई। जो भी आपने देखा सुना, हर एक बात मुझे बताइए। क्या हुआ था पार्टी में? एक्चुअली द पार्टी जस्ट गॉट ओवर और मैं और मेरे पति मैनेजर से बातें कर रहे थे से अराउंड 1:30-2 बजे। मामा, मामा, अंदर कुछ लड़के बदतमीजी कर रहे थे ड्रिंक्स के लिए। हमने कहा है कि स्टॉक्स खत्म हो गई है, पर वो सुनने के लिए रेडी नहीं है। प्लीज चलिए। ओके ओके, यू रिलैक्स, मैं देखती हूँ। ओके स्टॉप देयर प्लीज, कोई रोको उन्हें। मोनिका, मोनिका, गीता, मोनिका, किरण उन लोगों को पकड़ो। ओह माय गॉड, किरण, मोनिका पे गोली चलाई उन लोगों ने। गेट डाउन। मुझे मोनिका को बुलाना ही नहीं चाहिए था, वो मेरे बुलाने पर ही आई थी। ठीक है मिस्टर अवस्थी, मोनिका के कातिल बच नहीं सकते। कुछ फॉर्मेलिटीज है, उसमें आप कोऑपरेट कीजिएगा। कहिए ऑफिसर, कैसे आना हुआ? अरे बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ जी कहिए। सुरेंद्र जी, आपका बेटा पवन कुमार कहाँ है? क्यों, क्या बात? मोनिका हत्याकांड में पवन कुमार और उसके 3 दोस्तों पे शक है हमें, उसी सिलसिले में पूछताछ करनी है। देखिए इंस्पेक्टर, इस देश का नागरिक होने के साथ साथ हम इस देश के मंत्री भी हैं। हमारे परिवार का कोई भी सदस्य इस देश के कानून को तोड़ता है या उसका उल्लंघन करता है, ये पाप है हमारे लिए। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मेरा बेटा इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है सर, उसके खिलाफ हमारे पास सबूत है। गलत सबूत हैं आपके पास में। अगर फिर भी आपको डाउट है तो कल मेरा बेटा यहाँ पर आ रहा है, उसको लेकर खुद मैं पुलिस स्टेशन आऊंगा। जो पूछताछ आपको करनी है आप कर लीजिएगा। क्या ठंडा लेंगे? जी नहीं, शुक्रिया। बलदेव को फोन लगाओ। देखो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा तुम्हारा, पूरा प्रोटेक्शन मैं दूंगा तुम्हें। बस तुम ये बताओ कि उस रात पार्टी में क्या हुआ, एक एक बात मुझे बताओ, डरो मत। सर अब पार्टी खत्म हो चुकी थी, बार बंद हो चुका था। सर नहीं, एक्चुअली बार बंद नहीं हुआ था, हमारा ड्रिंक्स का स्टॉक खत्म हो गया था सर। हम लोग 3 ही लोग थे बार में, मैं, अनीता और मोनिका। Ladies and gentlemen, having fun? Yeah. This is the last number for tonight. ये पार्टी खत्म होने के बाद अपनी पार्टी शुरू। नहीं गाइस, तुम लोग जाओ, बहुत देर हो चुकी है, मम्मी बेकार में परेशान होंगी। कम ऑन यार। तुम भी ना मोनिका, चलो ना। Label on the rock. सॉरी सर, स्टॉक खत्म हो चुका है। ए भाई देख यार, एक आधा पड़ा होगा इधर उधर। नहीं सर। लुक मिस्टर, बार बंद हो चुका है, सो प्लीज इफ यू कुड एक्सक्यूज अस। मैडम, हम चाहे ना तो ये ड्रिंक के साथ साथ तुझे भी उठा के ले जाएंगे साथ में, वो भी ऑन द रॉक। इतने पैसों में हो जाएगा? मैंने कहा ना, बार बंद हो चुका है। हाँ? अच्छा हुआ चली गई। और मैडम तुम तो समझदार लगती है, तू ही दे दे ऑन द रॉक। सॉरी सर, स्टॉक खत्म हो चुका है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ड्रिंक्स नहीं है सर। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, चल दारू दे मेरे को। सर आई एम रियली सॉरी, पर स्टॉक खत्म हो चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते? अच्छा, अब समझ में आएगा। बोल, देगी कि नहीं देगी? मुझे मना करती है। मेरे फोन पर ना इस क्लब के साथ साथ तेरे भी रेट लग जाएंगे, समझे? और 2 मिनट में सब कुछ खरीद जाऊंगा। चल ड्रिंक दे। सर समझने की कोशिश कीजिए सर। चले साइड में। तू बोल, दारू देगी कि नहीं देगी बता। सर अगर ड्रिंक्स होती तो मैं आपको जरूर सर्व करती सर, बट देयर इज नथिंग हियर सर।
मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, देगी कि नहीं देगी? बोल, देगी कि नहीं देगी? बोल। इस पे साइन करो। अभी जो यहाँ बयान दिया वही कोर्ट में जज के सामने भी देना होगा। समझ रहे हो ना तुम बात को? ये सारी बातें वहाँ बोलनी होगी। जी सर। गुड। इस घटना के बाद पुलिस को कैफे के बाहर एक लावारिस एसयूवी खड़ी हुई मिली। पुलिस को शक है कि इस एसयूवी का मोनिका के हत्यारों से गहरा संबंध है। इस बारे में पुलिस हमें कोई भी जानकारी देने से साफ इनकार कर रही है। रचना जी, मैं इस बात को कहाँ इनकार कर रहा हूँ कि उस वक्त पार्टी में 250 से ज्यादा लोग थे। इस बात से मैं सहमत हूँ, पर मैं और आप मिलके क्या करें जब सबके सब यही बयान दे रहे हैं कि पार्टी खत्म होने से पहले वो लोग घर जा चुके थे। पर ऐसा कैसे हो सकता है? झूठ बोल रहे हैं वो लोग। देखिए रचना जी, उन्हें किसी मामूली आदमी के खिलाफ गवाही नहीं देनी है। उनको पता है कि वो लड़के किस परिवार से बिलोंग करते हैं और वो लोग चुप नहीं बैठे होंगे। वो लोग अपनी पावर का बखूबी इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो हम क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे? उन लोगों ने सबके सामने मेरी दीदी पर गोली चलाई है और वो लोग ऐसे ही छूट जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई कुछ भी कर ले, हमारा केस कच्चा नहीं है। भले सबके सब पार्टी से जल्दी घर चले गए हो, लेकिन हमारे पास 5 गवाह हैं और वहां से मिले सबूत हमें अदालत में बहुत काम आएंगे। बस ये पवन कुमार एक बार हमारे हाथ चढ़ जाए, फिर देखना अदालत का फैसला आने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा और ये पवन कुमार ज्यादा देर बच नहीं सकता। आज की बड़ी खबर यह है कि मोनिका हत्याकांड के मुख्य आरोपी पवन कुमार ने अपने आप को लुधियाना पुलिस के हवाले कर दिया। रचना बेटी, पवन कुमार के तीनों दोस्तों को हिरासत में ले लिया है और इन 3 लड़कों में शामिल है एक जाने माने नेता बलदेव सिंह का बेटा शरद सिंह। क्या कहती हो भारती, इस केस को कवर करोगी? कुछ भी तो नहीं है सर इस केस में। ओपन एंड शट केस है। सभी जानते हैं कि इस केस का क्या फैसला होने वाला है और इन लड़कों के बचने का कोई चांस नहीं है। कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो कवर करूंगी। ओके सर, चलते। दिल्ली पुलिस द्वारा मोनिका हत्याकांड का केस ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया है, जिसका प्रथम चरण आज शुरू होने जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बलदेव सिंह और वीरेंद्र सिंह अभी अभी अपने वकील भूषण जी के साथ यहाँ पहुँचे हैं और कोर्ट जा रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ उनसे सवाल। सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मंत्री जी आप आपको जवाब देना होगा सर प्लीज बताइए सर। अदालत की कार्रवाई शुरू की। यही वो चारों थे जो ड्रिंक्स के लिए बदतमीजी कर रहे थे। मैं मम्मी को बुलाने गई और तभी अचानक पीछे से गोली चलने की आवाज आई। मैं दौड़कर गई तो मैंने देखा कि मोनिका जमीन पर गिरी हुई थी। अगली विटनेस को बुलाया जाए। मिलॉर्ड, जैसे मैं अंदर एंटर हुई, मैंने 3 गोलियां चलने की आवाज सुनी और मैं भागकर बार काउंटर की ओर गई और वहां पर मैंने देखा कि मोनिका नीचे गिरी पड़ी है। उसके चेस्ट से खून निकल रहा है और उस वक्त इस लड़के के हाथ में गन थी और ये चारों जा रहे थे। मैंने इन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ये धक्का मारकर चले गए। अगली विटनेस को बुलाया जाए। जज साहब, मैं वहां मौजूद नहीं था। मैंने किसी को गोली चलाते हुए नहीं देखा। मैं तो अपना सामान लेकर पहले ही निकल चुका था। सर, मेरी माँ बहुत बीमार थी। उस रात सर मैं पार्टी छोड़कर अपने घर चला गया था। पार्टी के बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। विनेश कुमार को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। जी सर। सर, ये चारों पार्टी में मौजूद थे। पवन के हाथ में गन भी थी, लेकिन सर पवन ने मोनिका पे गोली नहीं चलाई। सर, पवन ने 2 राउंड हवा में फायर किए। सर, किसी और ने मोनिका पे गोली चलाई दूसरे बंदूक से। विनेश तो क्या, पार्टी में मौजूद कई चश्मदीद गवाह अपनी बात से मुकर गए। वजह पवन और उसके शक्तिशाली बाप वीरेंद्र की धौंस। और अफसोस की बात तो यह है कि न सिर्फ चश्मदीद गवाह मुकरे, बल्कि सरकारी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स तक सत्ताधारियों के दबाव में आ गए। सच जानने के बावजूद भरी अदालत में उन्होंने सफेद झूठ बोला। सर, जो गोलियां हवा में चली थी, उन दोनों गोलियों की सील्स एक ही गन के थे। लेकिन सर, जिस गोली से मोनिका की हत्या हुई है, वो गोली किसी दूसरी गन से चलाई गई थी।
जज साहब, एसयूवी से हमें एक जिंदा कारतूस मिला तो था, लेकिन उसका इस मर्डर से कोई कनेक्शन नहीं। माय लॉर्ड, इन सब लोगों की गवाही साफ साफ यह इशारा कर रही है कि मेरे मुवक्किल पवन कुमार और इनके दोस्त एकदम बेगुनाह हैं, और इसे पुख्ता तौर पर साबित करने के लिए मैं अदालत से कुछ वक्त मांगना चाहता हूँ। ये अदालत बचाव पक्ष के वकील की दलील सुनने के बाद उन्हें 2 महीने का समय देती है। उसके बाद इस केस की अगली सुनवाई होगी। द कोर्ट इज एग्जर्ट। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के बयान से मोनिका हत्याकांड केस का रुख ही बदल गया। हालांकि गीता और उनकी बेटी अनीता तमाम धमकियों के बावजूद अपनी गवाही पर कायम थे, फिर भी क्योंकि वो कत्ल के चश्मदीद गवाह नहीं थे, इसलिए केस में उनकी गवाही से कोई खास फर्क ना पड़ा। अहम गवाहों के मुकरने पर विपक्ष के शातिर वकील ने सबूतों और गवाहों को ऐसा घुमाया कि 4 साल तक अदालत में इस केस को घसीटा गया। इस दौरान पवन कुमार और शरद के साथ साथ उनके दोनों दोस्त जमानत पर बाहर आ चुके थे। इन नवाबजादों की रंगरलियों का दौर फिर से शुरू हो चुका था। आखिरकार केस की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई। देश की मीडिया के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस केस के चर्चे हुए। दुनिया भर की नजर इस केस पर थी। सब जानना चाहते थे कि क्या एक आम दिल्ली वासी की जीत हो पाएगी, या फिर क्या सत्ता की ताकत के सामने इंसाफ घुटने टेक देगा। अंत में फैसला हुआ और कुछ ऐसा हुआ जिसने सच का गला घोंट दिया। 4 साल और 2 महीने की लंबी सुनवाई के बाद आज आखिरकार मोनिका हत्याकांड का फैसला आ ही गया। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि दिल्ली पुलिस अपने ही द्वारा लगाए गए आरोपों को अदालत में सही साबित नहीं कर पाई। सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने आज इस केस के मुख्य अभियुक्त पवन कुमार और उनके सभी दोस्तों को 22/10 बरी कर दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, पवन कुमार और उसके साथी अभी अभी कोर्ट से बाहर आए हैं और अपने परिवार वालों के साथ मिलने जा रहे हैं, और इन सभी के चेहरों से खुशी साफ साफ नजर आती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मोनिका अवस्थी की हत्या अगर पवन कुमार ने नहीं की तो फिर किसने की है? मोनिका अवस्थी जिस रात पार्टी पे थी उस रात उनके ऊपर किसने गोली चलाई थी? कहा यह जा रहा है कि मोनिका अवस्थी की हत्या किसी दूसरी गन से चली हुई गोली से हुई है, लेकिन वो गन किसकी थी, किसने गोली चलाई थी और क्यों? इन सवालों के जवाब अभी तक शायद किसी के पास भी नहीं है। कितने शर्म की बात थी। एक दुखद घटना जिसे 250 लोगों ने अपनी आंखों के सामने घटते देखा, उसकी पुष्टि करने के लिए एक भी चश्मदीद गवाह तैयार नहीं था। डर का ये कैसा माहौल था। क्या कानून व्यवस्था भी अब वीरेंद्र और पवन जैसे लोगों की मोहताज बन गई थी? एक तरफ इंसाफ की लड़ाई हार कर मोनिका के परिवार को गहरा सदमा पहुंचा, मोनिका की मां को दिल का दौरा पड़ा, और दूसरी ओर ताकत के बल पर मनमानी करने वाले राक्षस अपनी खोखली जीत का जश्न मना रहे थे। भाई साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि पवन को कुछ नहीं होगा। कुछ हुआ? ये बलदेव की जुबान है, कोई नकार सकता है भलाई शहर में? वाह बलदेव साहब, वाह वाह भाई वाह। आपने जो वादा किया था ना तो पूरा किया, लेकिन इसी बहाने आपका एक राज खुल गया। भाई वकील साहब, तो बलदेव साहब का एक फार्म हाउस है जालंधर में। भाई साहब, जहाँ जहाँ आपकी कृपा है वहाँ वहाँ सब कुछ है। पर एक बात है भाई, इसका श्रेय हमें वकील साहब को भी देना चाहिए। भाई कमाल के पैतरेबाजी खेलते हैं, वो सच को झूठ और झूठ को सच करना, इनसे सीखे कोई। अच्छा, नायर साहब ने बिल्कुल सही कहा था। नायर साहब कहाँ है आप? यहाँ सर। आपने बिल्कुल सही कहा था कि अगर तजुर्बे का सही इस्तेमाल करना है ना तो कोई वकील साहब। अरे भाई, आप जैसे बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना होगा तो संगत का कुछ तो असर तो होगा ही। और वैसे भी रिटायरमेंट के बारे में भी तो सोचना होगा। क्या हो बेटी, क्या सोच रही हो? 250 लोग थे उस पार्टी में, फिर भी किसी ने कुछ नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है पापा? क्या किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जिए या मरे? बेटी आओ,
बैठो। बेटी, एक बात कहूं, जो भी कुछ हुआ है उसे भूल जाना ही समझदारी है। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मैं ठीक कह रहा हूं। अपनी माँ की हालत देख, वो अब तक उस सदमे से बाहर नहीं आई है, अंदर से टूट चुकी है। और वो क्या, हम सब टूट चुके हैं। बेटी, इस वक्त माँ का ख्याल रखना ही ज्यादा जरूरी है। माँ का ख्याल मैं रखूंगी पापा, लेकिन उन लोगों को भी इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। मैं पता करके ही रहूंगी कि आखिर उस रात क्या हुआ था। रचना जी, पुलिस इसमें क्या कर सकती? हम लोगों ने सोच समझ के केस दाखिल किया। कुछ लोगों के बयान थे हमारे पास जिन पे भरोसा था हमें, लगा था केस हमारे हाथ में, पर वही लोग कोर्ट में पहुंचकर अपने बयान से मुकर गए। क्या करें? सिर्फ आपको खराब नहीं लगा, हमें भी खराब लगा। सुना नहीं आपने कोर्ट में, पुलिस अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाई, सिर्फ और सिर्फ एक मजाक बनाकर रख दिया हमारा। मेरी माँ को उन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया था। अगर मैं अदालत में उनके खिलाफ कुछ भी बोलता तो वो मेरी माँ को, अब आप ही बताइए, क्या मैं अपनी माँ को मरने देता? जो कुछ भी हो गया उसे भूल जाओ रचना। तुम जो भी कर रहे हो उससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। समझने की कोशिश करो रचना, वो लोग पावरफुल लोग हैं, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे उनका। तो पहले से ये सब करके तुम्हारे माँ बाप बहुत परेशान है, और कितनी तकलीफ दोगी तुम उन्हें। मेरी बात मानो, भूल जाओ। थैंक यू विनेश, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एडवाइस। अब मेरी भी बात गौर से सुन लेना। अगर तुम्हारे घर में कोई माँ या बहन है तो जाकर उनसे कह देना कि आज के बाद वो तुम्हारे साथ घर के बाहर कभी ना निकले, क्योंकि भगवान ना करे अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ तो वो लोग खामखा ये सोचकर बैठी रहेगी कि तुम कुछ करोगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि तुम में उतनी हिम्मत है ही नहीं कि तुम कुछ कर पाओ। तुम तब भी अपना मुंह छुपाकर वहां से भाग जाओ। जाकर बता देना। सर, हम कोर्ट के फैसले के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। मुझे इस विषय में आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है। प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए। सर, हम बस इतना जानना चाहते हैं कि कोर्ट ने आपके लगाए हुए सभी आरोपों को खारिज कर फैसला पवन कुमार के हक में दिया है। आपको कैसा लग रहा है? कमाल कर रहे हैं आप लोग। कैसा लग रहा है हमें? क्या करेंगे आप ये जानकर? और आपको क्या लगता है कैसा लग रहा होगा हमें? अगर आप में से किसी की माँ, बहन, बेटी के साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? शर्म नहीं आती आप लोगों को? इस तरह बेतुके सवाल करके लोगों को परेशान करते हुए। सवाल पूछने का इतना ही शौक है तो जाओ उन 250 लोगों से पूछो जिन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा, फिर भी अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं। अगर सवाल पूछना ही है तो जाइए उन गवाहों से पूछिए जिनके भरोसे पर हम ये केस लड़ रहे थे कि आखिर क्यों उन्होंने कोर्ट में अपना बयान बदल दिए। जाइए पूछिए। अगर आप नहीं पूछ सकते, ठीक, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आखिर क्यों अब तक मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिला? सबके सामने उसे गोली मार दी गई, एक पूरी पार्टी के बीच में। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? क्योंकि हमारे पास पैसों की ताकत नहीं है इसलिए, या हम किसी मंत्री या नेता के औलाद नहीं है इसलिए? हाँ बताइए, यही है हमारा देश का कानून जो वक्त आने पर एक आम आदमी को बेसहारा छोड़ देता है? क्या हमारा देश का कानून सिर्फ अमीरों और रईसों के लिए है? तो फिर ठीक है, नहीं चाहिए मुझे अपने बहन के लिए कोई इंसाफ। क्या फायदा इसे इंसाफ के लिए लड़ने जो एक आम आदमी के लिए बना ही नहीं है? नहीं चाहिए मुझे।
इंसाफ तो मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो सर, आपसे कुछ लीगल डिस्कशंस करनी है मोनिका हत्याकांड के बारे में। थैंक यू सर। ये सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं मोनिका को इंसाफ दिलाने के लिए। ये आवाज ऊंची से ऊंची बढ़ेगी, ये चिंगारी और भड़केगी। हमें जल्द से जल्द मोनिका को इंसाफ दिलाना है। अब ये क्या नया है सर जी? भाई साहब, ये टीआरपी बढ़ाने का चक्कर है। और ये चैनल वाले किसी के भी घर में घुस जाते हैं कैमरे ले लेके। अब कुछ नहीं मिला तो लगे गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए। शरद के पिता को अंदाजा नहीं था भारती की पहल वो चिंगारी थी जो धीरे धीरे बहुत बड़ी आग में तब्दील हो चुकी थी। आज सारा भारत रचना के साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार था। मोनिका के लिए इंसाफ अब सिर्फ रचना को नहीं, पूरे देश को चाहिए था। रचना की गुहार घर घर पहुंचाने का श्रेय जाता है भारत की मीडिया को। मीडिया ने जो मुहिम शुरू की, धीरे धीरे उसमें पूरा देश एसएमएस, ईमेल्स और फोन्स के जरिए शामिल हो गया। भारत के कोने कोने से हाथों में कैंडल्स लिए, होठों पर मोनिका के लिए प्रार्थना लिए लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। रचना बेटा सुन तो, देख टीवी में क्या आ रहा है। मोनिका के लिए लोग सड़कों पर उतर आए। जब जरूरत थी तब एक भी आदमी आगे नहीं आया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। कम से कम ये लड़ तो रहे और मुझे अब उम्मीद नजर आ रही। मोनिका अवस्थी हत्याकांड के सभी आरोपियों को ट्रायल कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि मोनिका अवस्थी की हत्या आखिर की किसने है। हमें जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, हमारा चैनल इस केस को लेकर चल रही मुहिम को जारी रखेगा। कैमरामैन प्रवीण सिंह के साथ रिपोर्टर भारती सिंह, आरटीवी न्यूज, दिल्ली। मुझे इस जर्नलिस्ट से जाकर मिलना होगा। हम ये केस दोबारा फाइल करेंगे। That's it. शाबाश बेटे। मीडिया की मुहिम से रचना को हौसला मिला। 1 और 1 11 तब बने जब भारती भी इस मुहिम में शामिल हो गई। पवन और उसके साथियों का पासा अब उल्टा पड़ने लगा। जनता के दबाव और मीडिया के लगातार सवालों के चलते पार्टी ने वीरेंद्र को मंत्री पद से निलंबित कर दिया। पुलिस ने ताजा जांच पड़ताल के नतीजे को हाई कोर्ट में पेश किया और 24 फरवरी 2006 को मोनिका हत्याकांड केस की सुनवाई फिर से फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हुई। योर ऑनर, इस बार फॉरेंसिक रिपोर्ट की दोबारा जांच करने से ये पता चला है कि मिस्टर राय की ये तीनों गोलियां एक ही गन से फायर की गई थी। क्यों मिस्टर राय, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? लेकिन आपकी रिपोर्ट में ये बात सामने क्यों नहीं आई? आपसे कोई गलती हुई थी या जानबूझकर आपने गलती की? योर ऑनर, इसका मतलब प्राइम विटनेस विनेश की गवाही भी झूठी थी और फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक हवाई में चलाने वाली 2 गोलियां और मोनिका की जान लेने वाली वो तीसरी गोली एक ही गन से चलाई गई थी और वो गन थी मिस्टर पवन कुमार। योर ऑनर, इतना ही नहीं, गीता जी की गवाही भी इनके बयान से इस पूरे मामले के सच को सामने लाने के लिए काफी है। लेकिन अफसोस, ट्रायल कोर्ट ने उनकी गवाही को खारिज कर दी। अब मैं अदालत का ज्यादा वक्त न लेते हुए अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि गीता की गवाही और फॉरेंसिक की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए इस फैसले को जल्द से जल्द सुनाया जाए ताकि मोनिका के सारे कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। दैट्स ऑल योर ऑनर। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश का सम्मान करती है, मगर यह बात भी साबित है कि ट्रायल कोर्ट में सबूतों को बहुत ही तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और यही नहीं, अदालत में गवाहों ने भी गलत बयान दिया। लेकिन इस बार कुछ नए सबूत इस अदालत में आए हैं। मिसेस गीता, उनकी गवाही इस केस में बहुत ही अहम है। पवन कुमार ने सरेंडर के बाद जो स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट इस अदालत में है जिसमें उसने कबूल किया है कि उसने जुल्म किया है। इसलिए यह अदालत तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए पवन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाती है।
एक ओपन और शट केस को अपने अंजाम तक पहुंचने के लिए 4 साल लगे। वजह पवन कुमार जैसे दिल्ली के बिगड़े अमीरजादे और उनके पहुंच वालों का दबदबा। हाई कोर्ट से सजा मिलने के बाद भी पवन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की, पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा। पवन कुमार को उम्र कैद और उसके साथी शरद सिंह को 4 साल की कड़ी सजा सुनाई। एक परिवार ने अपनी 22 साल की बेटी को खोया। दिल्ली ने एक बार फिर एक आम दिल्ली वासी की आवाज को सत्ताधारियों के पैरों तले रोंते हुए देखा। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार न दिल्ली चुप रही न देश। देशवासी संगठित हुए और पवन, वीरेंद्र, शरद जैसे ताकत के नशे में धुत लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया। हम दिल्ली और दिल्ली वालों के इस जज्बे को सलाम करते हैं और आपको याद दिलाना चाहते हैं कि दिल्ली वासियों के सामने जब कभी भी ऐसी चुनौती आई, उन्होंने बता दिया कि दिल्ली किसी के बाप की नहीं, हम सबकी है। भारत की राजधानी दिल्ली जुर्म की राजधानी ना बने, इसकी जिम्मेदारी हम सबको लेनी होगी और ये तभी संभव होगा जब हम संविधान में दिए गए अपने अधिकारों को लेकर जागृत होंगे, संगठित होंगे। सब चलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस सोच को बदलना होगा। अन्यथा जो जुर्म हमारे शहर में हो रहा है, कल वो हमारे पड़ोस में होगा और परसों हमारे साथ। याद रखिए, पाप का भागीदार पापी से ज्यादा पाप को सहने वाला होता है। तो उठिए और अपने साथ दूसरों को भी जागृत कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर दिल्ली वासी एकजुट होकर जुर्म का विरोध करें तो न सिर्फ दिल्ली सुरक्षित और समृद्ध बनेगी, बल्कि राजधानी होने के नाते इस बदलाव का असर पूरे देश पर पड़ेगा। मैं स्मृति ईरानी विदा लेती हूँ आपसे। हर जुर्म से सावधान इंडिया। जय हिंद। तो सावधान।